ऑटोबियोग्राफी, कि प्रिल्यूड जो है वो एक ऑटोबियोग्राफी थी. The prelude, the ripest fruit of Wordsworth's genius, contains those experiences by virtue of which his mental faculties broadened and he became a dedicated spirit. ठीक है, prelude जो थी वो एक ripest fruit of Wordsworth's genius थी. ठीक है, और उसने जो है उन एक्सपीरियंस के, इसके अंदर वो एक्सपीरियंस थी जिसकी वजह से उसकी मेंटल फैकल्टीज जो है, यानी कि पोइट की मेंटल फैकल्टीज विलियम वर्ड्सवर्थ की फैकल्टीज जो है वो ब्रॉडन हो गई थी, एंड ही बिकेम अ डेडिकेटेड स्पिरिट, और वो एक डेडिकेटेड स्पिरिट बन के रह गया था. द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज नॉट माई लाइफ बट द मेकिंग ऑफ द पोइट. ठीक है, अब इस सब्जेक्ट जो था वो पोइट का, वो माई लाइफ नहीं था, बल्कि उसने बताया कि एक पोइट बनता कैसे. Hence, it would be wrong to assume that it was intended to be a true autobiography. In fact, Wordsworth has nowhere mentioned that the prelude is a true and faithful account of his life. Of course, in the preface to Excursion, the poet tells the reader that the preparatory poem, the prelude, is biographical. But he has also clearly stated that it conducts the history of author's mind to the point when he was emboldened to the hope that his faculties were sufficiently mature for entering upon the arduous labor which he had proposed to himself. Before venturing upon the greater philosophical treatise, the recluse Wordsworth considered it right to examine his past. Thus, having been written in a mood of self-examination, the poet might have some autobiographical touches, but it is not so in a straightforward or chronological way. लेकिन वो straightforward या chronological way में नहीं बयान करता था. The events in Prelude do not follow each other in order. कोई वहाँ पे आपको order नजर नहीं आएगा in which they happen. Those incidents from the poet's life have been highlighted, which are considered important in terms of growth of his mind. ठीक है, अब जो है इसके अंदर वो एक पोइट की ग्रोथ ऑफ माइंड कैसे होती है वो आपको इस पोएम के अंदर बताएगा. द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट टू वर्ड्सवर्थ. सब्जेक्टिव कहते हैं हाईली पर्सनल पोएम को. देखिए, पोइट्री दो तरह की होती है, एक सब्जेक्टिव होती है और एक ऑब्जेक्टिव होती है. जो सब्जेक्टिव होती है ना पोइट्री, वो हाईली पर्सनल होती है, उसमें पोइट की अपनी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व हो जाती है. और जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें जो पोइट होता है वो बीइंग अ स्पीकर बात करता है. जैसे मैं कहूँ कि वो देखो वो दरख्त कितना खूबसूरत है, इट मीन्स के मैं ऑब्जेक्टिव बोल रही हूँ. आई एम द ऑब्जर्वर. मैंने एक दरख्त देखा, मैंने उसको पॉइंट आउट किया और मैं दूर से देखिए एक दरख्त को देख रही हूँ. अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है कि मैं एक दरख्त को देखती हूँ और उसके बारे में कहती हूँ कि भाई ये इस तरह से है. या मैं किसी के घर जाती हूँ और वापस आती हूँ, मैं कहती हूँ देखो वो फैमिली ऐसी थी. ये मेरा ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है. ठीक है, यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर. सब्जेक्टिव ये होता है जो मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा, मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या होगा. तो वो एक्चुअली अगर इस तरह की कोई पोइट्री होती है उसी को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं. सिल्विया प्लाथ की बात करें तो उसको हम, क्योंकि उसकी हाईली सब्जेक्टिव पोइट्री थी, हाईली ऑटोबियोग्राफिकल पोइट्री थी, हम उसको कन्फेशनल पोइट्री कहते थे. ये सब जो नेम्स है, सब्जेक्टिव हो गया, कन्फेशनल पोइट्री हो गया, ऑटोबियोग्राफिकल हो गया, ये आपस में मतलब इनके 19-20 का फर्क है. ये तीनों चीजें एक ही हैं, यानी कि जो आप पोइट की पर्सनल लाइफ से रिलेट करेगी जो बात, वो उसकी सब्जेक्टिविटी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो एस्पेक्ट था, द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट. वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था देन द ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द पोएम. Professor Giraud has aptly remarked the purpose of prelude may indeed be said to be the search out and seize and hold. वो कहते पर्पस ऑफ prelude क्या था, शायद वो जो है may indeed be said to be search out, कि वो सर्च आउट करना चाहता था, उसको पकड़ता था और फिर उसको होल्ड कर लेता था. The image of the poet true being of his slowly self-realizing individuality, और image of the poet's true being क्या थी, उसकी सेल्फ रियलाइजिंग इंडिविजुअलिटी थी, यानी कि वो अपनी ही जात को पहचान लेता था. ऑफ दैट इन हिम इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज डेडिकेटेड स्पिरिट. ऑफ दैट इन हिम, कि वो उसके अंदर एक डेडिकेटेड स्पिरिट था.
So in Prelude, we get a record of that inner life out of which Wordsworth's poetry grew. It is the full intense life which he lived through his senses as a child and youth that he tries to recapture and record. The significance of the first two books lies in the narration of his childhood and boyhood experiences and the lovely nature surrounding. The wisdom and spirit of universe had started to mold and shape his character. Fair seed time had my soul, and I grew up fostered alike by beauty and by fear. The most significant element in his early education was the awakening of his love of nature. At the earliest stage, it was just normal and healthy boy love for open air sports and pastime amidst lovely surrounding of nature. The poet shares various delightful activities he indulged in, for example, bathing, basking, bird snaring, skating, fishing, kite flying, etc. The first book is studded with so many impressive incidents showing us the means by which nature affected her discipline on young Wordsworth by evoking the emotion of pleasure and fear. He enjoyed pure animal pleasure of bathing and basking. वो जो है प्योर एनिमल प्लेजर जो है बाथिंग और बास्किंग उसको एंजॉय करता था बट वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म विद एन अलार्मिंग सेंस ऑफ पैनिक लेकिन जो है वो ओवरवेल्म था एक अलार्मिंग सेंस ऑफ पैनिक और फ्राइड बाय द ऑफुल साइट ऑफ द टॉवरिंग पीक while boating a stolen skiff. So the beautiful and sublime objects and images of nature with their benign influence ennobled his emotions and molded his mind. और so ये beautiful और sublime objects और image of nature जो थे with their benign influence ennoble करते थे उसके emotions को और mold करते थे इसके mind को. Then he started loving nature for its own sake. फिर जो है वो जो है start करता है loving nature for its own sake. Earlier it was mainly for the pleasure that he loved. Now he could have more mystical and spiritual pleasure from his deep and close contact with nature. It was at this time that he says, "Thus did I drink the visionary bar." This love of nature culminated in pantheism. फिर वो कहता है कि मुझे जब वो नेचर को देखता है तो उस वक्त वो कहता है फिर जो है मुझे एक विजनरी पावर मिली यानी कि फिर वो एक पोइट्री पोइट बना जब उसको वो विजनरी पावर मिली दिस लव ऑफ नेचर कल्मिनेटेड इन पैंथेइज्म पैंथेइज्म यानी कि उसको हर चीज में हर खूबसूरती में नेचर में गॉड नजर आता था when he saw the reflection of God in all objects of nature. तो अब जो है लव ऑफ नेचर जो है अब उसको दैट लीड्स टू पैंथेइज्म जब उसको रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड नजर आने लगी इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर इसी को पैंथेइज्म कहते हैं. दिस वॉज द टाइम ऑफ कंप्लीट सोलेस ये अब एक टाइम था जो कि कंप्लीट सोलेस का था. नाउ द इमेजिनेटिव इम्पल्स अवेकन. As he says, in all things now, I saw one life and felt it was joy. The prelude does not confine itself to the elaboration of the formative influence of nature on his mind. अब जो है जो prelude है वो सिर्फ confine नहीं है itself कि वो elaboration of the formative influence करे of nature on his mind. Wordsworth recognizes the depth to literature and learning. His trips to France during the tumultuous day of French Revolution also find expression. The disillusionment caused by terror which followed the revolution forced Wordsworth go back to the lap of nature. और ये जो डिसल्यूजनमेंट थी जो कि टेरर की वजह से कॉज हुई थी जो कि फॉलो किया उसने रेवोल्यूशन उस रेवोल्यूशन ने फोर्स किया वर्ड्सवर्थ को कि वो लैप ऑफ नेचर में वापस जाए यानी कि वो एक जो है शहरी जिंदगी से तंग आके वापस एक जो है रूरल लाइफ में चला गया और वहाँ पे कहा ये जाता है कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन के साथ जो है वापस किसी गांव में चला गया था और उस नदी के किनारे इन्होंने अपनी रिहाइश की थी. अब उस नदी के किनारे बैठ के ये जब भी उसको व्यू करता था तो एक्चुअली देयर इज सम उसका विजन जो है वो नेचर के बारे में और भी ज़्यादा ब्रॉड होता गया और उसको अंदाज़ा हुआ कि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये जो अर्बन लाइफ है इसने जो है इंसान का सॉलेस जो है वो ख़त्म कर दिया. और ये जो प्रोल्यूड है एक्चुअली ये इसने उसी दौर में लिखी थी जब ये चला गया था वहाँ पे अपने उस इस वजह से इसको लेक पोइट भी कहा जाता है. ठीक है क्योंकि इसने लेक के किनारे बैठ के बहुत सारी अपनी पोइट्री लिखी थी
और एक्चुअली ये उसी जो रूरल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था. The poem is not merely concerned with poet's life, it is an added source of information. What poetry mean to him? उसके लिए poetry बहुत मतलब क्या उसके लिए अहमियत रखती है. An understanding of his this masterpiece suffices to interpret the rest of his poetry. It was in fact the recollection of emotions in tranquility, a coloring of imagination which produced the poem. Actually वो poetry को क्या कहता था? The recollection of emotions in tranquility. कि जो रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस होते हैं जब ट्रैंक्विलिटी में, तो वो कहता है विद अ कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन विच प्रोड्यूस द पोएम. ये दो चीजें मिलके एक पोएम को बनाती हैं. The two versions of poem 1805 and 1850 are indication of the growth of poet's mind. The bold simplicity of 1805 edition give way to the decorative and more conventionally literary form. The expression is modified and clarified. It may be safely conclude that Prelude is not an autobiography in usual sense. कोई autobiography नहीं थी usual sense में, though it may to a fairly good extent be a source of information about the poet and a guide to the significant events in his early life. Some of the most important incidents of his life are not mentioned. The story of Evanet Vallon, his French mistress, has been skipped. Even those incidents which are mentioned do not have a chronological order. Helen Derbyshire has a very rightly said in the prelude, Wordsworth gave a record. He will vouch for the truth of it, of that inner life out which his poetry grew. Hence, we may, without the least reservation, discard the idea of treating the prelude as mere autobiography and accept it as a great spirituality एज अ ग्रेट स्पिरिचुअली ऑटोबियोग्राफिकल पॉइंट. तो वो कहता है कि ये मेयर ऑटोबियोग्राफी है और इसको एक्सेप्ट किया गया एज अ ग्रेट स्पिरिचुअली ऑटोबियोग्राफिकल पोएम के तौर पे. यहाँ पे देखें बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर है. नॉट ऑन ऑटोबियोग्राफी इन स्ट्रिक्ट सेंस. It narrates story of author's mind, stages of his mental development, details he omitted and then conclusion. इन पॉइंट्स के ऊपर जो है प्रिल्यूड जो है उसकी एज ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है.